आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में 2025 के क्लास 12 के फिजिक्स में 2025 के पहले चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र। इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि 5 नंबर के लिए, और ये 5 नंबर में काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका नाम है विद्युत फ्लक्स एवं गॉस के प्रमेय। आपको याद होगा कि हाल ही में हमने अपना एक VVI ऑल VVI 5 मार्क्स क्वेश्चन का एक सीरीज शुरू किया है। जिस सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पूरे फिजिक्स के से जितने भी 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उन सभी को एक एक करके सॉल्व करेंगे बारी बारी से, आसान सी भाषा में। ठीक है, तो हमारा इस सीरीज का पहला सवाल है जो कि अपने पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से है, जो कि आप सामने नीचे लिखा हुआ पढ़ सकते हो। विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स क्या है? गॉस के प्रमेय। गॉस के प्रमेय को लिख करके सत्यापित करने के लिए कहा गया है। ठीक है, ये प्रश्न सभी प्रकार के बोर्ड एग्जाम में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज में, यानी कि आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन में डाउट हो, तो इस वीडियो के कमेंट में भी लिखो जा करके, हम लोग उसका जवाब जरूर से जरूर देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग अपने सवाल को समझने की कोशिश करते हैं पूरे तरीके से। तो सवाल क्या है? विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स हमसे पूछा गया है क्या है। देखो, लिखने से पहले हम लोग जवाब को समझेंगे क्या होता है, ताकि आपको याद भी रहे। थोड़ा सा समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा समय लगेगा, मगर शांतिपूर्वक समझने की कोशिश करना। मान लो कि ये अपना क्या है, ये है अपना विद्युत क्षेत्र। ये अपना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसके अंदर कोई तल है, इस प्रकार से इसके अंदर क्या है? कोई तल है। क्लियर बात? हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में क्या स्थित है? कोई इस प्रकार से तल स्थित है। आप इसको पृष्ठ भी बुला सकते हो। सरफेस है, ये एक पृष्ठ है, तल है। ठीक है, अब यदि इससे होकर के, चूंकि ये विद्युत क्षेत्र में स्थित है, इससे होकर के विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो गुजरेंगी ही गुजरेंगी। ठीक है, इससे होकर के जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, हम लोग उसकी संख्या, यानी विद्युत बल रेखाओं की संख्या को काउंटिंग कर लेते हैं कि कौन कौन सा विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत होकर के गुजर रही है, और लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। बस इतनी सी बात। क्या कहानी बनाया हमने? विद्युत क्षेत्र में कौन स्थित है? एक तल स्थित है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में एक तल स्थित है। इससे गुजरने वाली, इससे लंबवत गुजरने वाली क्या चीज? कुल विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र बोलो या विद्युत बल बोलो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। इसी कहानी। अब मैं इसको मिटा करके डेफिनेशन लिखूं, सबको समझ में आ गया? तो चलो जी, अच्छी बात है, सभी लोगों को समझ में आ गया। अगर कोई डाउट रह जाए, थोड़ी सी भी बातें समझ में नहीं आए, तो आप तुरंत कमेंट करो, उसका जवाब भी जल्दी से मिलेगा। अब परिभाषा आप लिखोगे कैसे? एग्जाम में केवल समझने से तो काम नहीं चलेगा, आपको एग्जाम हॉल में लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख करके दिखाता हूँ कैसे लिखोगे एग्जाम हॉल में। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले आंसर में कि विद्युत क्षेत्र में क्या हमने परिभाषा बनाया था, बिल्कुल उसी स्टाइल में लिख दोगे आप। मेरे लिखने के साथ साथ आप लोग याद भी करते रहना चाहता हूँ, ताकि साथ में ही याद हो जाए। विद्युत क्षेत्र में कौन स्थित है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल। विद्युत क्षेत्र में क्या स्थित है? विद्युत क्षेत्र में स्थित है किसी तल से लंबवत। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, कुल विद्युत बल रेखाओं, कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? संख्या को कहते हैं विद्युत फ्लक्स, कहते हैं विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर बात है? इतना समय आपने दिया, इतना मैंने लिख दिया, और ये आपको साथ में ही याद भी हो गया। ये हमारी 100% गारंटी है। ठीक है, तो पहले हमसे पूछा था विद्युत फ्लक्स क्या, ये तो हमने जवाब दे दिया। अब अगर आप गॉस के प्रमेय को लिख करके साबित करो, सत्यापित करो, तो ये प्रश्न तो हमारा अभी अधूरा ही है, पूरा जवाब हुआ नहीं। अब हम लोगों को लिखना है गॉस का प्रमेय। ठीक है, अब इसको गॉस बोलो या गौस बोलो या गाउस बोलो, जो भी आपकी मर्जी हो। मैं फिलहाल इसको गॉस लिख देता हूँ। गॉस के प्रमेय। गॉस के प्रमेय होता क्या है? गॉस के प्रमेय क्या होता है, इसको भी पहले हम लोग समझ लेंगे, फिर आराम से लिखते रहेंगे। गॉस के प्रमेय क्या होता है, सुना जाए।
किसी भी बंद तल, ये क्या है, एक बंद तल है, ये एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, गोला ले लो या फिर किसी भी शेप का ले लो, आलू के शेप का, पत्थर का शेप का, पोटैटो के शेप का, किसी भी शेप का ले लो, चाहे आप ये घन ले लो या फिर बेलन ले लो, इस प्रकार से ये सब के सब बस बंद होनी चाहिए किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर। किसी भी बंद पृष्ठ से, किसी भी बंद पृष्ठ की चर्चा हम लोगों ने कर लिया। अब किसी भी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाली जो विद्युत फ्लक्स होगा, किसी भी बंद पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से सूचित करते हैं। फ्लक्स को फाई से, चूंकि ये विद्युत फ्लक्स है तो इसलिए फाई से। तो फाई का मान उन्होंने क्या बतलाया था, गॉस साहब ने बोला था कि इसके अंदर जितना भी आवेश होगा, फिलहाल मान के चलो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड होगा, यानी कि गुना होगा। ये है गॉस का प्रमेय। देखो समझ में आई या बात नहीं? क्या बोला था गॉस ने, किसी बंद तल, एक बंद तल है, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस, सरफेस नहीं बोल सकते इसको, कोई भी आकृति है, क्लोज है मगर बंद तल है। अब इससे गुजरने वाली कुल फ्लक्स क्या होगा, चाहे इस बंद तल से निर्गत, निकलने वाली, गुजरने वाली कुल फ्लक्स, फ्लक्स क्या होगा, तो इसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होगा। ऐसा आप लिख दो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, तब तो प्रूव करेंगे ना। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना और साथ में याद करना, जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे आप लोग याद करना। क्या बोला था गौस साहब ने, गौस साहब ने बोला था किसी बंद तल, किसी बंद तल से निर्गत, निर्गत का मतलब गुजरने वाली, किसी बंद तल से निर्गत क्या चीज, कुल विद्युत फ्लक्स, किसी ने विद्युत किसी बंद तल से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, किसी विद्युत किसी बंद तल से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, कुल विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित, उसमें उपस्थित, उसमें उपस्थित कुल आवेश का, उसमें उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। बस इतना सा आपको लिख देना, ये है आपका गॉस का प्रमेय। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लघुत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है। विद्युत फ्लक्स क्या है तो आप इस प्रकार से लिख देना, गॉस का प्रमेय क्या है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। मगर हमें कहा गया है प्रूव्ड करने के लिए, तो इसको प्रूव्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसको प्रूविंग की तरफ चला जाए। अगर आपने दोनों के डेफिनेशन को देख लिया तो प्रूव्ड करने के लिए हमें एक बंद तल का कुल फ्लक्स निकालना पड़ेगा। बंद तल, तो हम लोग एक बंद तल खींच लेते हैं, हम लोग क्या खींच लेते हैं, एक बंद तल। ये बंद तल किसी भी शेप का हो सकता है, मैंने देख रहा होगा आपने कि टेढ़ा मेढ़ा शेप खींच लिया, आप किसी भी प्रकार का खींच सकता है, ठीक है। इसके सेंटर को हम लोग मान लेते हैं पॉइंट ए, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब इसमें कुछ लिखना भी पड़ेगा, भाषा भी। तो भाषा क्या लिखेंगे हम लोग, मान लेते कुछ, जैसे कि माना कि ये एक बंद तल है, माना कि एक बंद तल, माना कि एक बंद तल, इसका क्या नाम रखा जाए, माना कि एक बंद तल ऐसे, इसका हमने ऐसा नाम रख लिया क्योंकि हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया ऐसे लेने वाले, ठीक है। माना कि हमारे पास एक बंद तल ऐसे, इसके केंद्र बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है, इसका जो केंद्र है बिंदु वहां पे कौन है आवेश है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। नीचे लिख देना, इसके केंद्र, इसके का केंद्र, केंद्र का हमने नाम क्या रखा है, बिंदु ओ, इसके केंद्र बिंदु ओ पर कौन है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। इतना तो आप लिख ही लोगे साथ में, प्लस क्यू आवेश स्थित है, इतना देखो तो लिखा जाएगा सबसे। माना कि एक बंतल ऐसे, जो कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब इसके केंद्र जो है बिंदु, वहां पे प्लस क्यू आवेश स्थित है, ये भी आपसे लिखा जाएगा। अब इस बिंदु ओ से आर दूरी पर, आर दूरी क्यों बोल रहा है, बोलना जा रहा है यहाँ पे, त्रिज्या क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो है एक समान पृष्ठ नहीं है। अगर एक समान रहता तब तो हम लोग त्रिज्या बोलते, लेकिन एक समान पृष्ठ नहीं है, तो इसके पृष्ठ पर स्थित अलग अलग बिंदु से इसके केंद्र की दूरी अलग अलग होगी, इसलिए बिंदु आर पे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि एक बिंदु पी है, यहाँ पर कौन है, एक बिंदु पी है। तो क्या लिखोगे, इस चीज को भाषा में वेट कर लो, बिंदु ओ से, बिंदु ओ से आर दूरी पर, बिंदु ओ से आर दूरी पर, बिंदु ओ से आर दूरी पर कौन है, एक बिंदु, एक बिंदु पी स्थित है, एक बिंदु पी स्थित है, क्लियर बात है, एक बिंदु पी स्थित है। अब बिंदु पी के चारों ओर हम लोग ले रहे हैं एक अल्पांश क्षेत्रफल,
बिंदु P के चारों ओर हम लोग ले रहे हैं अल्पांश क्षेत्रफल, जो कि क्षेत्रफल है तो हम लोग इसको S से सूचित करते हैं और अल्पांश है तो इसको हम लोग DS लिख देते हैं। तो क्या लिखोगे? बिंदु B के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल, बिंदु P के चारों ओर, बिंदु P के चारों ओर एक, बिंदु P के चारों ओर क्या है? एक अल्पांश क्षेत्रफल, बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल, बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल ds है, जिसका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा कौन सा? ds वेक्टर हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा? ds वेक्टर है। तथा इसका क्षेत्रफल सदिश हमने क्या माना? ds वेक्टर मान लिया। और इससे होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तथा गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा? गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या हो जाएगी? तथा गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी ई वेक्टर है। इससे होकर के चलो मान लो ये है, इससे गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। आप ये भी लिख दो, इनके बीच जिन ये चीज छोड़ भी सकते हो तुम्हारी चीज। तो ये इतना आपको डायग्राम बना करके कुछ चीजें मान लेनी पड़ेगी, इतना सा लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर बात है? जिसमें कि कोई मुश्किल सी बात है नहीं। सबसे पहले हमने क्या माना? हमने मान लिया कि हमारे पास एक बंद तल ऐसे इस प्रकार से। क्लियर बात है? इसमें किसी को कोई शक नहीं होनी चाहिए। हमने क्या मान लिया है कि ये हमारे पास एक बंद तल ऐसे है। क्लियर बात? फिर उसके बाद हमने क्या माना कि इसके केंद्र बिंदु ऊपर प्लस के आवेश स्थित है, जिससे आर दूरी पे एक बिंदु P है। P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल, हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया था बिंदु P के चारों ओर। आपको ध्यान होगा बिंदु P के चारों ओर हमने क्या लिया था? एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया था। ये तो मिट गया। चलो अब ठीक है। बिंदु P के चारों ओर हमने क्या लिया था? एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया था, जिसका की क्षेत्रफल से ds वेक्टर और विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन में हमें चाहिए क्या? ध्यान से सुनो। हमें चाहिए कुल फ्लक्स, इस तल से निकलने वाला, इस तल से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इस बंद तल से निर्गत अल्पांश फ्लक्स निकाल लेते। ठीक है, इस बंद तल से निर्गत अल्पांश फ्लक्स हम लोग पहले निकाल लेते। इस तरफ मैं सॉल्व करता हूँ। अतः अल्पांश क्षेत्रफल ds से अल्पांश क्षेत्रफल, अतः अल्पांश क्षेत्रफल ds से निर्गत फ्लक्स, हम लोग अल्पांश क्षेत्रफल ds से निर्गत फ्लक्स पहले निकाल लेंगे, जो कि होगा अपना फ्लक्स होता है फाई, चूंकि अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स है तो ये हो जाएगा डी फाई। और हम लोग तो फॉर्मूला जानते ही हैं, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ई ds cos थीटा भी लिख सकते हैं, ई ds cos थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर बात है? अब चूंकि हमें ई का वैल्यू मालूम है, हमें ई का वैल्यू क्या है? मालूम है, डी फाई ई बराबर, ई के बारे में, विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कि इसका फॉर्मूला होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे आर स्क्वायर। ये चीजें हमने पहले ही पढ़ रखा, और साथ में क्या है? डी एस कॉस थीटा। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसके आगे फिर हम लोग सोचेंगे अब क्या करना है। तो यहाँ तक में हमने क्या काम किया? मैं इसको दांत तरफ ले आता हूँ, क्योंकि अभी केवल इसी को सॉल्व करना है। अल्पांश क्षेत्रफल जो ds हमने खींचा था, उससे गुजरने वाली फ्लक्स डी फाई, जिसको हमने ई डी स्क्वायर थीटा माना था। ठीक है, जो कि हमारा ये निकल करके आ चुका। और ई का मान हम लोग जानते थे गॉस सॉरी कूलम के नियम से, हमने जो प्रूव किया था, सॉल्व किया था, उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। लेकिन ये तो है केवल पांच क्षेत्रफल से गुजरने वाली फ्लक्स, हमें क्या चाहिए? कुल फ्लक्स चाहिए। और कभी भी फिजिक्स में टोटल चीज निकालना तो समाकलन किया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे पुनः संपूर्ण तल से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण तल से निर्गत फ्लक्स। क्या लिखेंगे? संपूर्ण तल से निर्गत फ्लक्स। क्लियर बात? संपूर्ण तल से निर्गत फ्लक्स। हम लोग अब निकालेंगे संपूर्ण तल से निर्गत फ्लक्स, जिसके लिए हमें करना पड़ेगा दोनों तरफ समाकलन। और समाकलन में हम लोग कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर निकाल देते, जिसमें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, इसमें किसी को कोई शक नहीं, क्योंकि इसका मान 9 10 का पावर 9 होता। फिलहाल ये जो आवेश है ना क्यू, ये भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका मान सेम ही रहेगा। तो अंदर में बचेगा कौन? अंदर में बचेगा डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अब रफ में चलो और जरा सी इसके ऊपर बातचीत किया जाए, केवल इसके ऊपर बातचीत किया जाए। एस कॉस थीटा
ये भी छोड़ो, केवल इसके ऊपर बात करो, एस बटे आर स्क्वायर। एस बटे आर स्क्वायर क्या होता है? ये एस है क्षेत्रफल, एस क्या है? क्षेत्रफल, बटे आर स्क्वायर है त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर क्या होता था? ये होता था घन कोण ओमेगा, ठीक है। ये क्या होता था? घन कोण होता था ओमेगा। अगर एस cos थीटा यहाँ पे लिख दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एस cos थीटा क्षेत्रफल का ही तो कंटेंट है। क्या है? सॉरी, कंपोनेंट है, कंटेंट नहीं। एस cos थीटा बटे आर स्क्वायर अपना हो जाएगा ओमेगा। लेकिन अगर चूंकि ये डी है तो ये छोटा हो जाएगा, तो ये डी ओमेगा निकल कर आ जाएगा। यानी कि हम लोग फाई का समाकलन तो लिख देंगे फाई ई, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू, और अंदर में ds cos थीटा बटा आर स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? डी ओमेगा लिख देंगे। अब जब डी ओमेगा का समाकलन करेंगे तो ओमेगा आएगा, और ओमेगा का मान होता है 4 पाई। ओमेगा का मान होता है 4 पाई। क्यों? क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा, संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होता है? 4 पाई होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ से लिखेंगे फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई, गुना में 4 पाई। अब यहाँ पर 4 पाई अपना हो गया कैंसिल, जो बचा वही है अपना आंसर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फाइनली? फाई ई बराबर क्यू, ये क्यू बच गया, और यहाँ पर कौन बचेगा? 4 पाई तो कटेगा, केवल 1/एप्सिलॉन नॉट बचेगा। और यही है गॉस का प्रमेय। यही अपना क्या? गॉस का प्रमेय। इसके नीचे में आप लिख दोगे कि प्रूव्ड। ये हमने प्रूव्ड कर लिया है। तो क्या किया है इस पूरे वीडियो में? एक बार फिर से देखा जाए ध्यान से। हमसे प्रश्न में पूछा गया था, हमसे प्रश्न पूछा गया था कि विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स का हमने परिभाषा लिखा कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। और उसका परिमेय क्या है? तो किसी बंद तल से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। फिर हमें कहा गया प्रूव करो इसको, तो हमने इस प्रकार से प्रूव भी कर लिया है। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, अगर एक बार में नहीं है तो रिपीट करके देखना। फिर भी कोई डाउट आए तो हमसे चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है। आप लोगों ने इस वीडियो को देख करके स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं कर पाए तो हमसे नोट्स मांगना, हम लोग इसका नोट्स जरूर प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर बात है? आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना डाउट कमेंट में जरूर लिखो।